जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई, इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हम लोग कोशिका द्रव्य और कोशिका के अंगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। चलो देखते हैं क्या बात है। तो लास्ट क्लासेस के दौरान में या लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको कोशिका से रिलेटेड प्लाज्मा झिल्ली समझा दिया था, केंद्रक समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका द्रव्य, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, होता क्या है, तो साइटोप्लाज्म की यदि आप बात करते हो तो कोशिका का वह सबसे बड़ा क्षेत्र जो झिल्ली से घिरा रहता है। किस चीज से? झिल्ली से घिरा रहता है तथा एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ से भरा रहता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब ये है क्या, आपको मैंने ऑलरेडी समझा के रखा हुआ है कि आप यदि एक अंडे को तोड़ते हो तो जो सबसे बाहरी लेयर है, उसका व्हाइट वाला जो छिलका है, उसके अंदर में जो लिक्विड मिलेगा, जेली जैसा पदार्थ, पानी जैसा पदार्थ, अरे वही तो है कोशिका द्रव्य। और बाकी का जो पीला वाला पट बच जाता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली किसके ऊपर बात करना है, हम लोग बात करें वो जेली वाला पदार्थ, वो जो एक स्पेशल टाइप का जो लिक्विड है, हम लोग उसके बारे में बात करें। दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, उसी को कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। और कोशिका के जितने भी कोशिकांग होंगे, चाहे हम लाइसोसोम की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गोल्गी उपकरण की बात करें, किसी भी चीज के बारे में बात करें, ये सारे के सारे पार्ट, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स उसी में पाए जाएंगे। तो अब बात यहां पे आती है, सर कि आखिरकार इसकी खोज किसने की होगी? तो इनको ना खोज करने वाले का नाम था जे.ई. पुरोकंज। जे.ई. पुरोकंज, जे.ई. पुरोकंज नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। 1839 के टाइम में लगभग इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, सॉरी 1839 में, जी हाँ 1839 में इसकी खोज की गई थी जे.ई. पुरोकंज के द्वारा। अब आगे की बात देखते हैं क्या होता है। बोले सर अब यहां पे देखो, अब जब आपने कोशिका द्रव्य को पढ़ा, कोशिका द्रव्य बेसिकली क्या है, कोशिका द्रव्य के बारे में लॉजिकली इतना ही जानकारी आपको जानना है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में जो लिक्विड वाला पार्ट है उसी को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जितना भी कोशिका अंगक को होना है वो उसमें मौजूद रहता है। कोशिका द्रव्य का काम क्या है कि देखो, अब कोशिका द्रव्य एक प्रकार का और काम करता है। खुद सोचो कि बहुत सारे कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर में, यदि उसमें वैसे ही ऑलरेडी रहेगा तो सब एक दूसरे से टकराते वकराते रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो ये लिक्विड है, क्या करता है, एक मीडियम तैयार कर देता है कि सब उसमें आराम से फ्लो करने लगे। ठीक है, अच्छा वो भी लिक्विड है। याद करो मैंने आपको बताया था केंद्रक के अंदर में भी लिक्विड ही पाया जाता है। तो इसी चीज को कहा जाता है कि कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर के बनाता है जीव द्रव्य, इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को एक साथ मिला दिया जाएगा, एक साथ कर दिया जाएगा, तो उसको जीव द्रव्य बोलेंगे। अरे नॉर्मली समझो ना, आप अंडा को तोड़ोगे, पौच बनाना है, तो आपका जो साइटोप्लाज्म अलग होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होगा। उसको ऑमलेट बनाना है, दोनों को फेंट देते हो तो क्या बन जाता है, वो मिल गया। तो एक प्रकार से उसको जीव द्रव्य अपने लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं हम लोग। और भी चीजों को देखो, अब बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। अब कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है, तो उन सारे प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के कोशिकांगों की आवश्यकता होती है। होती तो बहुत सारी, लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ पे 7 चीजों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से एक आता है अंतर्द्रवी जालिका, ER भी कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। गोल्गी उपकरण, गोल्गी एपरेटस इसको बोला जाता है। फिर आपका आता है लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानिया जिसको वैक्यूऑल भी बोला जाता है, और एक होता है तारकाय। हालांकि तारकाय आपका इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया, बट फिर भी हम लोग इसको देखेंगे जरूर। तो ये 6-7 चीजों को देखना है, लेकिन इन 6-7 चीजों में भी जो सबसे शुरुआत में हम लोग बात करते हैं, तो फर्स्ट में किसकी बात देखी जाएगी? तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अंतर्द्रवी जालिका। नाम क्या मैंने इसका ऑलरेडी दिया हुआ आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जब अंतर्द्रवी जालिका को देखोगे ना, तो सिंपल में लिखा हुआ रहेगा अंतर्द्रवी जालिका में ER, सिंपली क्या लिख दिया जाएगा? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है सर? तो जब कभी भी आप कोशिका को देखोगे, तो जैसे सपोज करते हैं ये कोशिका है, मान लो, तो कोशिका के बीच में जो केंद्रक होगा, केंद्रक के जस्ट ऊपर में ही तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा कुछ कुंडी नुमा पदार्थ, एकदम जैसे ना, कह रहा है क्या कि अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। इसके जस्ट ऊपर में झिल्ली जैसा होगा, सीट, एक के ऊपर दूसरा लेयर, और ये लंबी नलिका हो सकती है, गोल हो सकता है, या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है। और इसकी रचना
प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है। जैसे आप प्लाज्मा झिल्ली को देखते हो ना, सेम उसी प्रकार से अंतर्द्रव्य जालिका की भी रचना होती है। अब मुख्य रूप से यदि आप बात करेंगे तो उसमें आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो अंतर्द्रव्य जालिका दो तरह का दिखेगा, एक दिखेगा खुरदरा और एक दिखेगा चिकना। एक दिखेगा खुरदरा और एक दिखेगा चिकना। खुरदरा वाला खुरदरा क्यों दिखेगा? बोले सर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ओवर इट। अब जो आपका जो खुरदरा अंतर्द्रव्य जालिका है वो खुरदरा क्यों है? क्योंकि सर उसके ऊपर ना राइबोसोम लगे हुए हैं। अब चिकनी सतह पे कोई डॉट 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 लगा दूंगा तो खुरदरा होगा कि नहीं होगा? तो वही तो बात है सर कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर में क्या लगा होता है? राइबोसोम लगा होता है। ये राइबोसोम क्या करता है सर? ये राइबोसोम करता क्या है? तो राइबोसोम का ही काम है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करने का। प्रोटीन का संश्लेषण का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो देखो अब क्या कह रहा है कि RER तैयार प्रोटीन को ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। अब समझो, थोड़ा लॉजिक को समझो। कोशिका के ऊपर में हो गया आपका अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य केंद्रक के ऊपर में क्या हो गया? अंतर्द्रव्य जालिका। एक तरफ चिकनी वाली, एक तरफ खुरदरी वाली। खुरदरी वाली खुरदरी क्यों है? क्योंकि उसमें राइबोसोम लगा हुआ है। राइबोसोम क्या करेगा? तो राइबोसोम जो प्रोटीन है उसको संश्लेषित करेगा और संश्लेषित करके किसको दे देगा? वो वाला दे देगा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को। ये क्या करेगा? ये जो तैयार प्रोटीन है उसको ER के थ्रू, अंतर्द्रव्य जालिका के थ्रू कोशिका के अन्य भागों में भेजेगा। लेकिन अभी नहीं भेजेगा बाबू, अभी पैकेटिंग का काम होगा, वो आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल इतना जानो कि राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। कहां पाया जाएगा? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर में। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उसमें राइबोसोम लगा होता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका का काम क्या है? तो उसका काम है राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया उस प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेज देने का काम करेगा। कहां भेजेगा? आगे बताता हूं, सुनो। अब एक तो ये खुरदरा हो गया, दूसरा मैंने बताया था चिकनी वाली। चिकनी वाली क्या होती है? तो सर चिकनी वाली का बात होता है, इसको देखो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया चिकनी, सॉरी इसको स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है? बोले सर ये लिपिड और वसा के अणु बनाने में सहायता करती है। अरे वसा, लिपिड, यही सब चीज तो ये तो खुद चिकना रहता है ना, तो इन सब को बनाने का काम कोशिका के अंदर, इन चीजों को बनाने का काम कौन करेगा? तो इनका काम करेगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इस प्रकार से आपके अंतर्द्रव्य जालिका काम करते हैं। फिर से सुनो, अंतर्द्रव्य जालिका में क्या? दो पार्ट, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी वाली खुरदरी क्यों? राइबोसोम लगा है। राइबोसोम का काम क्या? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। संश्लेषण करके कहां भेजेगा? ER को दे देगा। अब RER क्या करेगा? उस प्रोटीन को और अन्य भाग में भेज देगा। SER वाला फुल फॉर्म क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या है उसका? वसा और लिपिड बनाने में सहायता करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे के कोशिकांगों को। तो कोशिका का अगला जो अंगक है वो है आपका गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण। याद करो मैंने क्या बोला? अरे मैंने बताया ना कि कोशिका में केंद्रक के ऊपर में ER आपका लगा हुआ है और ER के जस्ट ऊपर में ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे शेप में कुछ चीजें तुमको दिख रही होगी। एक कुंडिका दिखा होगा, इसके ऊपर एक और दिखा होगा, एक और दिखा होगा, ऐसे करिए कुंडिका के शेप में दिख रहा होगा लेयरिंग में। वही तो है आपका गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का खोज बेसिकली 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। बेसिकली ये एक इटैलिक जो थे वो साइंटिस्ट थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है? कहता है सर गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर में ले रहता है। जैसे ये मार्कर, एक हुआ नीचे में, इसके ऊपर में, इसके एक और ऊपर में, तो ये एक दूसरे के ऊपर में लेयरिंग में रहता है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर में लेयरिंग में रहता है और ये जो लेयरिंग में, जैसे ये एक है, इसके ऊपर एक है और एक है, तो देखो 3 लेयर। तो हर एक को क्या बोलेंगे सर? 1 कुंडिका, 2 कुंडिका, 3 कुंडिका, ये कुंडिका बोलेंगे। इस सब लेयर को क्या बोलेंगे? कुंडिका बोलेंगे। ठीक है, कनेक्शन किससे रहेगा? तो मैंने कहा केंद्रक के जस्ट ऊपर में ER और ER के जस्ट ऊपर में गोल्जी उपकरण। अब इसका काम क्या है? तो कहता है सर मेजर यदि वर्ग की बात करें हम लोग, मेजर रूप से इसका काम करें तो यह पैकेटिंग का काम करता है। इसका काम है संचयन करना। पहले लेगा वो, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, रूपांतरण करेगा और फिर इसको पैक कर देगा। अब कैसे करता है ये चीजों को ध्यान से देखो। अब खुद सोचो, मैंने आपको बताया था कि ER का क्या काम है। तो ER तो बेचारा गरीब आदमी बहुत ज्यादा कुछ करेगा नहीं, वो क्या करेगा? खुरदरी वाली है तब प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण किया और ER सीधी प्रोटीन को उठा करके गोल्जी उपकरण के पास भेज देगा। मैंने क्या कहा था कि ER का क्या काम है कि वो जो प्रोटीन है उसको ले जाके अन्य कोशिका अंग के पास भेजेगा। केकरा पास भेजेगा? तो गोल्जी उपकरण के पास भेजेगा।
जो SER था, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसने जो लिपिड और वसा बनाया था वो भी भेज देगा इधर। अब ये करेगा क्या? अब जैसे सोचो, तुम दिमाग लगाओ, मार्केट में क्या बोले 1 किलो चीनी दिए, दुकानदार बोलेगा ले बाबू ले, ऐसे 1 किलो चीनी उठा लो, ले लो, तुम लोगे ऐसा? ऐसा नहीं ना लोगे रे। अब यदि तुमको चीनी लेना है तो वो चीनी तोलेगा, एक प्लास्टिक में डाल के देगा, अरे पैक करके देगा, तब ना लेके जाओगे तुम। अब मैंने प्रोटीन का संश्लेषण कर लिया, प्रोटीन बन गया, पूरा कोशिका के अंगकों में पहुंचाना था, पैक करके देंगे ना। तो वही पैकेटिंग के काम के लिए गोल्जी उपकरण का यूज किया जाता है। ये क्या करता है? ER ने जो भी प्रोडक्ट को बनाया उसको सिंपली इसका काम है पैकेटिंग करेगा। ये क्या करेगा? पैकेटिंग करके कोशिका के अंदर में भी और कोशिका के बाहर में भी, देखा है ना, ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक के लिए जाते हैं, वो उन्हें बाहर तथा अंदर विभिन्न भागों में भेज देते हैं। जहां जहां उसका नीड है पैक करके उसको भेजने का काम कौन करेगा? गोल्जी उपकरण करेगा। अच्छा, गोल्जी उपकरण का मेजर वर्क मैंने क्या बताया? संचयन, रूपांतरण और बंद करना। पहले स्टोर करेगा, ट्रांसफर करेगा, पैक करेगा, भेज देगा। इसके साथ में क्या है? अब जहां तक देखोगे आप तो ये सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है। जो नॉर्मल ग्लूकोज है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में भी ये बदलने का काम करता है, जो आगे बॉडी में एक तरह से स्टोरेज रहता है, जब एनर्जी लॉस होती है उस टाइम उसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, आगे की बात देखोगे तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को भी बनाता है। ये लाइसोसोम क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, आई एम जस्ट टॉकिंग दैट गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम के एंजाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइसोसोम को बनाएगा। है क्या ये लाइसोसोम? तो बोले सर लाइसोसोम ही तो है जो पूरा दुनिया को, अभी कोशिका को बचा के रख ले एक तरह से। देखो ये जो लाइसोसोम है, अरे यही तो वो चीज है जो अचड़ा कचड़ा सबको साफ करने का काम करेगा। क्या कह रहा है? बोला सर ये ना एक प्रकार से क्लीनर का काम करता है। घर में गंदगी फिनाइल मार के साफ करते हो ना, मस्त काम करता है, झक्कास लेवल का काम करता है। इसके अंदर ना एकदम खतरनाक लेवल का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, एकदम अच्छे लेवल का होता है, तगड़ा लेवल का, जला देगा किसी भी चीज को। क्या बोला कि सर लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंगक है। अपशिष्ट मींस वेस्टेज को क्लियर करेगा, ये जो कचड़ा बचड़ा हो जाए क्या करेगा? जैसे देखो, लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। देखो एक्चुअली इसको नॉर्मली आप समझिएगा, हुआ क्या, जैसे सपोज करते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक हैं, हो सकता है कि चोट घाट लग गया, कुछ अंदर वाला कोशिका थोड़ा बहुत टूट फूट गया, तो टूट फूट गया तो मर जाएगा ना। अब सपोज कर लेते हैं कि कोई चीज मर गया, उसका लाश वहीं तुम फेंक दोगे, सड़ेगा, महकेगा, गंदगी और फैलेगी कि नहीं फैलेगी? तो लाइसोसोम क्या किया, जो टूट फूट गया उसको हटा देगा, साफ कर देगा, उसको मरम्मत कर देगा, जा गायब हो जा तू। और क्या कहता है कि अब साफ कर दिया तो ये बचाने का काम किया। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि मान लो कोशिका बूढ़ा हो गया। अब कोशिका यदि बूढ़ा हो गया तो क्या करेगा वो? तो जब बूढ़ा हो गया, देखा अब कोई काम करने का लायक ही नहीं रह गया है वो, तो जब कोई काम करने का लायक नहीं रह गया तो क्या करेगा? इसके अंदर में ना एकदम खतरनाक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, खतरनाक पाचनकारी शक्तिशाली एंजाइम होता है, ये अपने आप को फाड़ लेगा, ले देख सब बैठ जाएगा, जो कोशिका सब को एकदम गला देगा, सब खत्म, साफ हो गया। अच्छा, कभी कभार होता है ना, देखो एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? जब मान लो कभी कभार कोई कोशिका का अंगा को बदमाशी कर लगा, गोल्जी उपकरण बोलेगा ना हम पैकेटिंग करवे नहीं करेंगे, जो करना कर लो। गोल्जी उपकरण का पारा चढ़ गया, बोला नहीं करेंगे पैकेटिंग, जो करना कर लो। लाइसोसोम बोलेगा नहीं करेगा, ठीक है, हल्का सा निकालेगा केमिकल, वो छिड़क देगा, ले गायब हो गया, खत्म। वो फिर कोई काम ही नहीं कर रहेगा, वो गायब हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे मान लो एक को मारते हुए देखा, सब लोग आके चढ़ जाएगा लाइसोसोम के ऊपर में, क्या बोलेगा? हम भी नहीं करेंगे, स्ट्राइक कर दिया, नहीं करेंगे कुछ, जाओ जो करना है कर लो, हमको कुछ नहीं करना है। लाइसोसोम जो बोलेगा नहीं करोगे, बोले ना, अच्छा ठीक है बताते हैं, ये खुदे को फाड़ लेगा, जाओ सब चल जाओ, सब चल जाओ, गायब हो जाओ सब, कोशिका खत्म, फिर नया कोशिका बनेगा अलग। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या है? मृत को भी हटाने का काम करता है, और यदि टूट फूट हो जाता है उसको भी साफ करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार तुम लोग देखते होगे कि अभी लॉकडाउन में घर से बाहर निकले, आ गया पुलिस बिठा गया तुम लोग, है ना, रक्षक दल लंबा सा पाइप लेकर मारा, तड़तड़ा के एकदम इधर मारा देगा, एकदम करिया हो गया, पूरे एकदम काला हो गया एकदम। वो होता क्या है? जैसे मारा नहीं है तड़का के एकदम, तो पूरा 2-4 को कोशिका डेड कर दिया, और मारा तो बेचारा लाइसोसोम को लग गया, यही मर गया। जो बेचारा लाश वाश उठाने का काम करता वो खुदे मर गया, यहाँ तक का काला हो गया, इतना देर का लाइसोसोम मर गया। अब साफ करने वाले कोशिका वहीं पे लगा हुआ है, काला हो गया बॉडी। अब करोगे क्या? तब सुबह सुबह में मम्मी आएगी, थोड़ा सा गर्म पानी डालेगी। अब लाइसोसोम खत्म हो गया, तब तो वो फिर साफ कर नहीं पाएगा,
तो क्या होगा, फिर थोड़ा सा देखना क्या क्या करते हो, तुम गर्म पानी डालते हो, 1 सप्ताह तक में धीरे 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 देखते हो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? अरे मर गया तो गर्म पानी डालोगे तो अगल बगल का कोशिका में भी तो लाइसोसोम होगा, तो जैसे ही आपने गर्म पानी डाला ना तो अगल बगल वाला एक्टिव हो जाता है, वो निकल के देखता है अरे ये क्या हुआ, अरे तो मारली है लग रहा है, तो गायब हो गया वो। तो आप लोग अगल बगल थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगा, हल्का हल्का अपना अपना लाइसोसोम छिड़केगा उस पर, धीरे 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 करके सप्ताह भर में देखोगे ठीक हो जाएगा। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो कोशिका है वो जो मर जाएगा तो वहीं रह जाएगा और फिर सफाई नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब बोलोगे सर लाइसोसोम दिखने में कैसा होता है, मतलब कोई सेम है, इसमें भी एक झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, एक पैकेटिंग के जैसा उसमें संरचनाएं हैं, एक ऐसा पैक करके रखा हुआ है, झिल्ली नुमा है, उसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बना हुआ है। अभी एंजाइम को कौन बनाएगा, बोले सर ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम को बनाने का काम कर रहा था गोल्जी उपकरण, बट लाइसोसोम का एंजाइम बनाने का काम कर रहा था RER। वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था लाइसोसोम के एंजाइम को वो बनाएगा, लेकिन लाइसोसोम को कौन बनाएगा, गोल्जी उपकरण बनाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे के चीजों को। अगला कोशिका अंगक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो अगला कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बिजली घर क्यों कहा जाता है, व्हाई इज इट कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कहता है कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाने, यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। कौन करता है, कोशिका इस संचित ऊर्जा का यूज करता है। अब थोड़ा सा समझो, लॉजिक समझो थोड़ा सा। देखो बाबू, गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। क्या करेगा, पेट्रोल रख देंगे, गाड़ी का टंकी पे पेट्रोल रख दो, ले बाबू पेट्रोल दिए चलो, तो चलेगा नहीं ना चलेगा। पेट्रोल टंकी में डालोगे, वो इंजन में जाएगा, एनर्जी बनेगा, तब ना पावर आएगा, तब ना गाड़ी खिंचाएगा तेरा। तो वही चीज यहां पे भी है कि कोशिका को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगा कहां, बोले खाना खाए एनर्जी मिल गया। अरे खाना खाया आपने, वो बेसिकली आपने जो खाना खाया था वो खाना आपका क्या था, अब याद करो श्वसन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि आपने भोजन किया, भोजन से जो ग्लूकोज मिला वो C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में है, फिर वो बदला कोशिका द्रव में जाके बदला पाइरुवेट में, C3H4O6 O3 वाला जो सिस्टम था उसमें बदलता है वो, और फिर पाइरुवेट से वो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP में बनता है। आपको पता होगा एक पाइरुवेट बदलता है 38 ATP ऊर्जा देता है, कितना 38। तो कहीं ना कहीं जो आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन बनाएगा, तो वो कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही ग्लूकोज वगैरह से एनर्जी बनाने का काम करता है। और इसी एनर्जी का यूज हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक यौगिक को बनाने में करेंगे, शरीर में जो नया चीज बनेगा, काम करने में इस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करेंगे, और ये सारा का सारा काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चूंकि ये एनर्जी बनाता है, बिजली बनाता है, पावर बनाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में खास बात क्या है, बोले सर ये ना किसी के ऊपर आश्रित नहीं, इसका खुद का DNA और खुद का राइबोसोम है। मतलब यदि खुद का राइबोसोम है तो इसको जो प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा कुछ उसका खुद बना लेगा। यदि इसका खुद का राइबोसोम है तो ये अपना कुछ प्रोटीन को खुद से संश्लेषित कर देगा। और प्लस पॉइंट है कि DNA इसका खुद का है, मतलब इसका आनुवांशिक गुण अगले संतति में इसी से चला जाएगा, तो इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता। अब आगे तुम देखोगे प्लास्टिड। पहली बात तो यह कि प्लास्टिड हम लोग में होगा नहीं, प्लास्टिड पादपों में ही पाया जाता है। तो प्लास्टिड क्या होता है, पादप उत्तक में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, मतलब अंदर से उसको चेक करके देखोगे ना तो बहुत सारा लेयर 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 करके दिखेगा आपको। और जो स्ट्रोमा में स्थित होता है मिडिल वाला पार्ट, प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने मिलेगा एक लेयरिंग में, एक के ऊपर एक लेयर में ऐसे कवर्ड रहेगा, सेम उसी प्रकार से प्लास्टिड भी आपको दिखेगा। और इसका भी खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होगा, ये तो इसमें खास चीजें हैं। लेकिन प्लास्टिड को यदि बोले तो काम क्या सर इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लास्टिड, तो बेसिकली दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा मतलब कलर, ये रंगीन प्लास्टिड है, कलरफुल है, और ल्यूकोप्लास्ट ये सफेद है। अब देखो बाबू, क्रोमोप्लास्ट को भी आप आगे बांट के देख सकते हो, क्रोमोप्लास्ट से ही। अच्छा, कभी कभी तो तुमको दिख जाएगा कि इसमें 3 प्रकार का होगा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अरे क्लोरोप्लास्ट कुछ थोड़ी ना है, वो तो क्रोमोप्लास्ट का ही हिस्सा है। अरे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है कि नहीं है, कलरफुल है कि नहीं है वो, तो वो क्रोमोप्लास्ट का ही हिस्सा है। तो इसीलिए देखो आगे स्टेप दे दिया है कि जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल बर्नर होता है,
हरा कलर का वर्णक होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट। और जब क्लोरोप्लास्ट होगा तभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त में आप देखोगे तो क्रोमोप्लास्ट में पीला और नारंगी रंग का भी वर्णक होता है। आप ध्यानपूर्वक यदि समझोगे तो देखो क्रोमोप्लास्ट में ज्यादातर रूप में नारंगी और रेड कलर का जो वर्णक होता है, इसका क्या काम है? इसका यही काम है कि यह पौधों को सुंदरता देने का काम करता है। फूल खिलते हैं, खूबसूरत लगता है, तो पौधों को एडोर्नेशन करने का, उसका डेकोरेशन करने का काम, उसका डेंटिंग पेंटिंग का काम कौन करेगा? तो उसका काम करेगा तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। और जिस क्रोमोप्लास्ट में हरा रंग का वर्णक चला गया, ग्रीन वाला क्लोरोफिल चला गया, वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? वो प्रकाश संश्लेषण का में हेल्पफुल होगा। और जिसमें कोई रंग नहीं है, बस प्लास्टिड है, वो ल्यूकोप्लास्ट। क्या काम करेगा? बोले बहुत बड़ा काम है इसका सर। अभी कोरोना के टाइम में जब आदमी घर में बैठा हुआ था, स्टे होम जब गवर्नमेंट बोल रही थी, तो घर का जो बचा खुचा खाना था वही ना यूज कर रहे हैं। हो सकता है, ऐसा तो होता नहीं है, बट मान लो किसी दिन पेड़ पौधा का लॉकडाउन लग गया, नहीं निकलना, एनर्जी नहीं बन पा रहा, ठीक करेगा वो? भूखले तो मरेगा नहीं। तो वो क्या करता है? वो उस समय ल्यूकोप्लास्ट को यूज करता है। पेड़ का जड़ देखते हो व्हाइट कलर का रहता है, ज्यादातर सफेद कलर का, उसी में ल्यूकोप्लास्ट होता है। स्टार्च, तेल, प्रोटीन, ये सारा का सारा चीज को स्टोर करके रखता है कि कभी आवश्यकता पड़ेगा तो ल्यूकोप्लास्ट उस एनर्जी को दे देगा पेड़ को और उसको वो लोग यूज कर लेगा। हालांकि हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। अब हम लोग देखेंगे लास्ट का जो स्टेप है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एक बच गया है आपका वैक्यूहोल और एक बच गया सेंट्रोसोम, उसको देखते हैं। इन दोनों का खोज के बारे में बात करेंगे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बेसिकली रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में किया हुआ था। एक कोलिकर नाम का ये भी एक वैज्ञानिक था, उसका भी नाम 1876 के आसपास में जुड़ जाता है। और यदि आप बात करते हो प्लास्टिड का, तो इसका जो खोज किया गया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने प्लास्टिड का खोज किया था। और ये बेसिकली टाइमिंग था इसका, कितना का टाइमिंग था? नॉर्मली इसका टाइमिंग था 1866 के आसपास में, 1866 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे की चीजों को। कभी भी तुम लोग ये खाए हो पालक साग? एकदम खाए होगे। कद्दू बिल्कुल खाए होगे। अरे सब्जी जब कभी भी खाते हो तो मम्मी कढ़ाई में पूरा भर के देती होगी, जब डालती होगी शुरू में पूरा भर के, निकलता है तो हल्का सा, सब कहाँ चला जाता है? तो देखना घर में बोलता है ढेर मैंने पानी छोड़े, और बहुत पानी छोड़ता है। वो पानी होता क्या? व्हाट इज दैट पार्टिकुलर लिक्विड? दैट इज नथिंग एल्स, जस्ट द वैक्यूल। वो राजधानियां होती है, उसी में लिक्विड होता है। अब ये होता क्या है? ध्यान से देखो, खास करके कहता है कि राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैली हैं। सॉलिड और कुछ लिक्विड पदार्थ को स्टोर करके रखता है वो। जंतु कोशिका में छोटा, अब फिगर में देख सकते हो, जंतु वाले में छोटा है और बड़े और पादप वाले में बड़ा है। ठीक है, कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी का माप कोशिका का टोटल वेट का या टोटल वॉल्यूम का 50 to 90% तक होता है। 1 किलो का कोशिका है मान लो, आधा किलो से 900 ग्राम सिर्फ राजधानी, मतलब बहुत वाइड एरिया में एकदम सिर्फ और सिर्फ राजधानी होगा। और बाकी का 10% से 50% जो बचता उसमें अन्य चीजें हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजधानियां का बहुत बड़ा एक वेटेज होता है, एक बहुत बड़ा गैप एरिया को लेता है वो। ठीक है, इसकी खोज 1835 में फेलिक्स डिजार्डिन ने की थी। फेलिक्स डिजार्डिन ने की थी। अब काम क्या है सर इसका? बेसिकली वर्क क्या है? तो देखो एक्चुअल में क्या है ना, आपकी जो कोशिकाएं हैं वो देखो उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता है। देखो क्या है, स्फीति एवं कठोरता देने का काम, शेप करके रखेगा। कैसे खड़ा रहेगा वो? खड़ा तो रहना ना, वो शेप देने का थोड़ा सा काम करता है। उसके साथ में क्या है, प्रोटीन, पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे एमिनो एसिड हो गया, शर्करा हो गया, या विभिन्न कार्बनिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको स्टोर करके कहाँ रखेगा वो? तो इन सब चीज को स्टोर करके रखने का काम भी वो कहाँ करता है? राजधानियों में करता है। अच्छा, कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल राजधानियां होती है जो एक्स्ट्रा जल और अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। थोड़ा सा लॉजिक समझो, आपको यदि आपको आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रेट करना है तो आपके पास अंग तंत्र दिए हुए उसका। पेड़ पौधा को कौन कैसे करेगा वो? तो तुम देखना क्या होगा, पेड़ पौधा का पत्ती पहले ग्रीन होगा, निकलेगा एकदम पूरा बहुत क्यूट सा ग्रीन होगा, वो धीरे धीरे मुरझाएगा और जब बुढ़ा जाएगा वो पत्ता तो मुरझा के गिर जाएगा, वो
होता क्या है, बोले सर जितना अपशिष्ट पदार्थ है सारा का सारा इसी रसधानियों में जब तक है तब तक वो स्टोर करके रखेगा, देखेगा फुल हो गया तो एब्सिसिक एसिड छोड़ेगा और बेसिकली वो टूट जाएगा, उसका नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में भी रसधानी का बहुत बड़ा रोल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 to 90% तक पूरा का पूरा वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करके रखता है रसधानियां, वैक्यूल। और लास्ट एक चीज बचा हुआ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना, बस इतना जान लो कि सेंट्रोजोम जो होता है कोशिका का जो है ना वो विभाजन का काम करता है। अभी जैसे ध्यान से देखोगे अक्सर सुनते हैं कैंसर वेंसर होता है, तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर इज नॉट जस्ट, इसको कोई बीमारी नहीं कह सकते, बस करता है क्या है कि कोशिकाओं का एकदम अनलिमिटेड विभाजन कराने लगेगा। पूरा यहाँ पे बॉडी है तो बहुत सारा मांस बनने लगेगा, तो मरोगे नहीं तो क्या होगे। तो सेंट्रोजोम का बेसिकली तारकाकाय का काम क्या होता है, जब कोशिका को विभाजन करना होता है तो उस समय ये सेंट्रोजोम वर्क करता है। ठीक है, देखो तो बेसिकली देखना ब्रेन बारे में एक अक्सर कहानी सुनने में आता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन का 90% एरिया में जो भी सेल्स होते हैं उसमें वो सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। बाकी का जो 10% होता है ना, तंत्रिका कोशिका से ब्रेन बना होता है, नियरबस, उसमें सेंट्रोजोम होता नहीं है। लेकिन 10% जो होता है उसमें से सेंट्रोजोम थोड़ा पाया जाता है, और यही होता है विभाजन के टाइम में। तो ये थोड़ा सा विभाजन करता है, जैसे ऊपर में हल्का सा सटेगा तो बेसिकली आदमी वो ट्यूमर तक में ही आदमी मर जाता है, वो कहीं भी कैंसर का रूप नहीं ले पाता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, सेंट्रोजोम का काम होता है विभाजन करने का काम। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, तो आप स्वयं भी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आखिरकार हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकें। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द बेटर रिजल्ट। थैंक यू।